2 दिन बाद पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इनमें इनकम टैक्स में बड़े बदलाव भी शामिल है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है पूरी खबर? देखिए, बजट को लेकर के बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ बजट भाषण है जो आखिर समय तक उसमें बदलाव होता रहा, तो उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज़ पर रह सकता है वह है आपको ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप कई सारे ठोस कदम, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम वित्त मंत्री की तरफ से आप सुन सकते हैं। और उसमें भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है, खास तौर से रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट। ये 3 सेगमेंट पर विशेष जोर रहेगा जहां पे सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाती हुई आपको दिखेगी। दूसरा जो केंद्र बिंदु रह सकता है, जो हेडलाइन सब निकल के आ सकती है, वो आपको मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाले कई सारे कदमों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनमें से कुछ कदमों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखे। और उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। तो इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग तरीके पर विचार हुआ है। उनमें से हो सकता है किसी एक को अपनाया जाए और इनकम टैक्स में राहत यहाँ पे मिले। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर इनकम टैक्स से निकल के आ सकती है कि इनकम टैक्स के नियमों में एक तरीके से बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि उसके नियम को आसान बनाया जाए। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कॉर्पोरेट टैक्स में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कटौती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है, लेकिन बजट इस बार दिलचस्प रहने वाला है। जी, तो ये थे बजट के आप कह सकते हैं हाइलाइट्स। लेकिन अब थोड़ा और भीतर चलते हैं, क्या क्या होने वाला है बजट में। तो डीप टेक सेक्टर में फंडिंग और एआई के संभावित रिस्क से निपटने के लिए डीप टेक पॉलिसी के तहत कुछ ऐलान देखे जा सकते हैं। पॉलिसी में स्टार्टअप्स को टैक्सेशन में राहत देने के साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का भी ऐलान हो सकता है ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। खबर पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं आलोक। बिल्कुल, देखिए, इस बार बजट में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के तहत इनको सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ई शॉप्स पर टैक्स इंसेंटिव और R&D पर भी छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जा सकता है ताकि जो एआई और डीप फेक जैसे जो संभावित खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने पर जोर रहेगा ताकि इस पूरे सेक्टर को बिना किसी समस्या के एक तरह से पुश मिल सके और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये पूरा डीप टेक सेक्टर काम कर सके। और इसको इस बार बजट में बढ़ावा देने के लिए, इसमें इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। और फार्म एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। टी, कॉफी, रबर और स्पाइस बोर्ड के लिए ज़्यादा एलोकेशन हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए भी खर्च का प्रावधान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, फार्म यानी एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में कर सकती है बड़े ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि फार्म एक्सपोर्ट के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया जा सकता है जिससे सीधे तौर पर जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए किसान हैं उनको फायदा हो सकता है। दरअसल इसमें इस अमाउंट को जो खर्च होगा खास तौर से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों का डेवलपमेंट होता है उसके लिए खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पर भी इसको खर्च किया जाना है ताकि जो एक्सपोर्ट है वो तेज हो सके। इसमें खास तौर से जो टी, कॉफी, रबर बोर्ड, स्पाइस बोर्ड जैसे बोर्ड पहले से बने हुए हैं इनके तहत ज्यादा एलोकेशन किया जा सकता है ताकि इनको और अपनी प्रेजेंस विदेशों में बढ़ाने में मदद मिले। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है और B2B मीटिंग्स और इस तरह के जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी अलग से फंडिंग की जा सकती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको भी 5 साल से ज्यादा तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका 31 दिसंबर तक इसकी मियाद खत्म हो रही है। और जाहिर है बजट का एक बड़ा फोकस महंगाई काबू करने पर भी रहेगा।
वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों, प्याज, टमाटर और महंगाई को काबू करने में के लिए पीएम आशा स्कीम के बजट आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के चलते हैं हमारे संवाददाता आसिम मनचंदा के पास। आसिम, बताएं क्या फैसले देखने को मिल सकते हैं? किसानों को सपोर्ट करने और उपभोक्ता को राहत देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। सितंबर में सरकार ने इन सभी स्कीम्स को पीएम आशा के अंदर मर्ज कर दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पीएम आशा के बजट के अंदर बम्पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कि दालों के जब सरकार सभी दालों का जो एमएसपी पे खरीदारी करेगी, इतना ही नहीं, जब दाल के दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सरकार इसी फंड के जरिए उपभोक्ता को वो दालें की सप्लाई करेगी। टमाटर प्याज के अगर दाम बढ़ते हैं तो सरकार इसी फंड के जरिए उनके दाम कम करने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, अगर खाद्य तेलों के दाम जैसे सोयाबीन है उसके दाम जैसे नीचे चले गए थे तो सरकार ने इसी फंड के जरिए किसानों को राहत दी थी। तो इस फंड के अंदर एक बम्पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, जिससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ता को भी सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा और सरकार महंगाई के मोर्चे पर आसानी से कंट्रोल कर सकेगी। और चलिए, आने वाले बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर क्या विचार है, क्या फोकस में रह सकता है, जानते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट जो कि 10-12% तक बढ़ सकता है। हमारे साथ जुड़ गए रोहन सिंह। बताइए रोहन, रूरल इंफ्रा को बड़ा पुश देने पर की जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, बजट में इस बार एक बड़ा फोकस गांव में सड़कों के निर्माण पर हो सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आउटले है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे गांव जहां जनसंख्या 500 से अधिक है या फिर पहाड़ी इलाकों में जहां जनसंख्या 250 से अधिक है, वहां ऑल वेदर रोड्स को बनाने से संबंधित घोषणाएं सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो ओवरऑल आउटले है सड़क परिवहन मंत्रालय का वो भी बढ़ाया जा सकता है और कुल मिलाकर ये 2.9 लाख करोड़ तक इस बार पहुंच सकता है। नेशनल हाईवे मास्टर प्लान संबंधित घोषणाएं भी की जा सकती है। रोड कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इससे संबंधित भी कुछ घोषणाएं सरकार कर सकती है। सड़क सुरक्षा के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा बीओटी मॉडल जिसको सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, उसको प्रमोशन के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की जा सकती है और भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर ही इसे एक नया रिन्यूड पुश दिया जा सकता है और इसके अंदर कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जी, तो बजट के हाइलाइट्स फार्म सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, जिसके लिए सरकार आईटी मंत्रालय के बजट में 40% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए होगी और साथ ही फंड आवंटन की बढ़ोतरी हो सकती है इस सेक्टर को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पीसीबी पर आयात ड्यूटी घटने वाली है, ऐसी भी खबर दे रहे हैं सूत्र। डिटेल लेते हैं असीम के पास, एक बार फिर से चलते हैं। असीम, बताएं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या प्लानिंग देखने को मिलेगी? भारत का लक्ष्य साल 2030 तक $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का है। तो ऐसे में वित्त मंत्री बजट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है। बजट में ही 25,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की जा सकती है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया जाएगा सरकार उसके तहत इंसेंटिव देगी। इतना ही नहीं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर की ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। भारत का एक बड़ा फोकस अब AI मिशन के ऊपर भी लगातार देखने को मिल रहा है। पिछली बार बजट में इसके ऊपर 550 करोड़ की इसमें एलोकेशन किया गया था, लेकिन इस बार इसके अंदर आपको एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है ताकि सरकार आगे चल करके डीप सीक, जेमिनी, ओवर ओपन AI जैसी प्लेटफॉर्म जो AI मॉडल है उनके साथ मुकाबला कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और AI मिशन, इन दोनों के ऊपर एक बड़ा फोकस बजट का रह सकता है। जी, तो एक तरह से बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, परसों ही बजट पेश होने वाला है। ऐसे में इस बार बजट में किन बड़े आंकड़ों पर रहेगी सबकी नजर, बता रहे हैं यतिन मोता। 5 बड़े आंकड़े हैं जिस पे नज़र रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तो FY25 के जो 2 बड़े आंकड़े हैं जहां नज़र रहेगी वो रहेगी फिस्कल डेफिसिट, जो वित्त मंत्री ने पिछले साल अनाउंस किए थे वो किस तरीके से रहेंगे। तो 4.9% के आसपास FY25 का रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट नंबर का अनुमान है और FY26 यानी आने वाले वित्त वर्ष में
लगभग 4.4 से 4.5% के आसपास अनुमानित है कि ये वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ये भी एक बड़ा अजम्पशन होता है सरकारी आंकड़ों में, तो वो किस तरीके से रहेगा, तो लगभग FY25 में एक्सपेक्ट कीजिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी। मैं रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और 11 से 12% जो है FY26 का नॉमिनल जीडीपी रहने का अनुमान है। तो ब्रॉडली 10 से 12% के बीच की ये बड़ी रेंज आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। विनिवेश का आंकड़ा बाजार के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। पिछले साल बाजार में वित्त मंत्री ने एक बड़ा डाइवेस्टमेंट टारगेट रखा था, लेकिन वो मीट शायद नहीं होगा। लेकिन FY26 के लिए रियलिस्टिक डाइवेस्टमेंट आंकड़ा जो बाजार देखेगा वो देखेगा लगभग 50,000 करोड़ बेस केस में और लगभग 60,000 करोड़ हायर साइड पे। तो 50 से 60,000 करोड़ के आसपास का आपको डाइवेस्टमेंट टारगेट आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बड़े बजट के फिगर्स की बात करें तो किस तरीके से केपेक्स फिक्स्ड है, लगभग 11.1 लाख करोड़ के आसपास FY25 का आपको जो एस्टिमेट दिया था वित्त मंत्री ने, उसमें से लगभग 10 लाख करोड़ तक का एक्सपेक्ट कीजिए केपेक्स पूरा हो जाएगा। और अगले साल की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकारी केपेक्स होने की अनुमान लगाई जा रही है, जो 10 से 11% का मॉडेस्ट हायर साइड पे आपको दिखेगा नंबर। और अगर हम बजट की बात करें तो FY25 में कौन से बड़े नंबर्स है जो नज़र रखनी चाहिए। कुल केपेक्स कितना होगा, कुल बजट का विस्तार कितना होगा, तो कुल बजट का विस्तार होगा लगभग 48 लाख करोड़ का। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो होगी लगभग 14 लाख करोड़ की और नेट मार्केट बोरोइंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 4.5% का जो जादुई आंकड़ा है FY26 फिस्कल डेफिसिट का, वो एक बाजार पे खास ध्यान रखने लायक आंकड़ा है। और चलिए अब बात करते हैं बजट के एक बड़े सेगमेंट की, जो कल तक अलग बजट था, रेलवे का बजट। तो रेलवे के लिए किस तरीके के ऐलान होने वाले हैं? सूत्रों के मुताबिक इस बार रेलवे के लिए 15% ज़्यादा आवंटन हो सकते हैं, यानी रेलवे का बजट 15% बढ़ सकता है। फोकस रहेगा सुरक्षा पर, जिसमें कवच खास तौर पर जिस पर ध्यान है सबका, 12,000 करोड़ रुपए लेकर जाएगा कवच, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। रोलिंग स्टॉक के लिए भी 54,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वंदे भारत अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप का ऐलान भी देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास, जो लगातार रेलवे कवर करती हैं। बताएं दीपाली। देखिए, इस बार रेलवे के लिहाज से बजट में 3 से 4 बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्री की तरफ से जो बजटीय एलोकेशन है रेलवे के लिए, वो 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले बजट की बात करें तो वित्त मंत्री की तरफ से जो रेलवे को वित्तीय सहायता दी गई थी वो कुल 2,60,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी, लेकिन इस बार ये 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की दी जा सकती है। वही वित्त मंत्री का फोकस रहेगा कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो रोलिंग स्टॉक है, उसे किस तरह से एडवांस और मॉडर्नाइज बनाया जाए और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने का ऐलान यहां पर वित्त मंत्री कर सकती हैं। इसके अलावा अगर यात्री सुरक्षा की बात करें तो हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम से रेलवे फोकस कर रहा है कवच पर, और अब जो तैयारी की जा रही है वो कवच के 4.0 वर्जन को इंस्टॉल करने की जा रही है। तो इस लिहाज से ये जानकारी मिल रही है कि कवच इंस्टॉलेशन में तेजी लाई जाए, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है तेजी से आगे बढ़े, इसलिए वित्त मंत्री अलग से एक डेडिकेटेड फंड कवच इंस्टॉलेशन के लिए दे सकती है, जो कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ओवरऑल यही फोकस देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा को भी दुरुस्त किया जाए। शुक्रिया दीपाली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन बजट से जुड़ी कुछ खबरें अभी बाकी है और जनता की उम्मीदें भी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बजट से जुड़ी हुई उम्मीदें, तो इन उम्मीदों में सबसे पहले जायके की दुनिया की उम्मीदें। रेस्टोरेंट, पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान करने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं क्या है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बजट विश लिस्ट। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है।
कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं। We have to take multiple licenses from different, people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there. Then you have for food safety. Then you have, your police license, and then you have your bar license. Everything there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है, इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली, कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दे। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और बजट के लिए सीएनबीसी आवाज की यात्रा भी चल रही है दिल्ली में। आज हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने कनॉट प्लेस में जाकर वहां लोगों से बातचीत की और जाना कि लोग कैसा बजट चाहते हैं। बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और महज 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि उनकी बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला है, हर साल आता है बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या स्पेशल, आप क्या डिमांड करते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया गया है बजट में, कोई विशेष राहत नहीं मिली है। और इसके अलावा महंगाई तो चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडर के दाम वगैरह जो है कितने बढ़ते जा रहे हैं कि उस पर कोई जो है एक पॉलिसी नहीं बनी है। बजट सरकार को इस तरह पेश करना चाहिए कि हर कास्ट के, मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास वाले को सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। और दूसरा ये पेंशन होल्डर के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए, जैसे ईपीएफओ की पेंशन का आजकल चल रहा है, तो सरकार को इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। जो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनकी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी या नहीं भी हो सकती है। मैं 30% वाले स्लैब में हूँ, मेरे इनकम का 30% या उससे ज्यादा चला ही जाता है। फिर मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी चले जाते हैं। जो पैसे आपके 70% बचते हैं उसमें से भी आप जो भी परचेज कर रहे हो उसमें आप जीएसटी दे रहे हो। हम रिटायर्ड हैं, तो अब उसके बाद हमने सारी सैलरी पे टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा हमें मिलता है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तब भी उस पर टैक्स लगता है। एफडी कराते हैं तो भी टैक्स लगता है। जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है दवाइयों के ऊपर, एक आदमी बीमार है उसके लिए दवाई लेने जाते हैं, उस पे इन्होंने जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट भी और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दोनों, और साथ ही साथ आप कोई भी आइटम बाजार से परचेज करते हैं उस पे जीएसटी, और जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं उस पे जीएसटी। क्या आपको लगता है कि बजट में क्या आपकी उम्मीदें हैं, बजट में क्या होना चाहिए, वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए? देखिए, बजट में ना महंगाई रोकने के कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। एवरी यंगस्टर एक्सपेक्ट्स कि उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले,
अर्निंग्स पे स्केल अच्छा हो, तो ये सब बेसिक नीड्स। आजकल इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो एक बेसिक कॉस्ट तो एटलीस्ट कवर हो, सो एवरीवन एक्सपेक्ट समथिंग। ओवरऑल जो लोगों की यहाँ पर मांग है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इस वक्त वो इन्फ्लेशन और चीजों के बढ़ते दाम है। लिहाजा वित्त मंत्री से लोगों की ये भी गुजारिश है कि इनकम टैक्स के खासतौर से मोर्चे पर आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, उनके सेविंग्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस तरह के डिमांड्स जो है वित्त मंत्री से आम लोग यहाँ पर दिल्ली के जो दिल यानी कनॉट प्लेस से जो हमने लोगों से बातचीत की, उनकी यही राय है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। पूरे देश में 4 करोड़ 77 लाख से ज्यादा MSME उद्योग हैं, जो करीब 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। MSME सेक्टर की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। बजट से MSME सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। चंद्रकांत भाई, आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ GST रेट को थोड़ा सा कम किया जाए और इनके बेस को बड़ा किए। हर कमोडिटी जो है, बेसिक कमोडिटी जो कई कमोडिटी GST में नहीं, उसको कवर किया जाए। और मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा है, तो फ्यूल को भी GST में ला के हमें ट्रांसपोर्ट को कम करना चाहिए, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इंडियन इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए। कुछ और ओपिनियन लेते हैं, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? मुझे लगता है कि MSME में जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है, उसमें जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन थोड़ा कम हो जाए, तो MSME को जो इंटरेस्ट वगैरह है वो कम हो। दूसरा, कोई ऐसा MSME को इंसेंटिव दे, गवर्नमेंट जो भी नक्की करे, लेकिन ऐसा इंसेंटिव हो जो MSME को फायदा हो, तो मेरे ख्याल से वो बढ़ावा होगा। अभी जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका इंडस्ट्री में, तो बिल्डिंग के अंदर जो इसका GST इनपुट नहीं मिल रहा है वो मिले, और MSME में बैंक इंटरेस्ट जो है उसमें भी कुछ अच्छा बेनिफिट मिले MSME को, तो अच्छा है। आप क्या चाहेंगे? मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो मेरा तो ज़्यादा गवर्नमेंट से बजट में नहीं होगा, लेकिन जो फ्रीबीज चल रही है उसकी वजह से जो लोवेस्ट बेसिक वर्कफोर्स है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। लेबर फोर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनको मुफ्त का इतना मिल रहा है, तो फिर वो काम करने की वो जो चाहत रहती वो रहती नहीं है। और इसकी वजह से इंडस्ट्री, मैं मानता हूँ और भी प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रियों में भी सेम तकलीफें होगी। तो गवर्नमेंट को मतलब ये करना चाहिए कि फ्रीबीज कंट्रोल करें, ना दें। बिल्कुल, तो यहाँ से जो सुनने में लगता है कि काफ़ी आसान मांगे हैं, लेकिन अगर इसको पूरा करते हैं तो जो छोटी इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात हमारी खास मुहिम की, मेरा बजट मेरी आवाज। आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेष। There are three themes around which the budget, I think, needs to be probably would be addressing. One is, I think, the public investment has to continue. So I think the infra investment, in the last few years, the things that have driven our economy are public government investments and consumption. So I would say the first, government investments need to continue in this budget. Second, I would say some effort needed on creating consumption surplus for consumption in the hands of the common person. So that will be areas like taxes and income tax, GST and things like that. So I think some of those areas need to be addressed. So maybe some relief on that front is the second axis, but that axis being consumption, how to improve consumption. And the third, I would say, is how to get private investment back in, some measures to drive confidence of the business houses and businessmen to invest more. I think that is the third axis on which the budget should be focused.
I think consumption at the higher end, I don't think we should really worry about that. And certainly, I don't think India's rich and upper middle class need an incentive. But there has definitely been pressure on India's lower middle class and, folks at the bottom of the pyramid. And I would certainly hope that something can be done to provide them some sort of a relief, whether that's some kind of tax incentives, and there may be some things that can be done outside the budget as well. But anything that we can do for that segment, which can spur both taxation and spur both consumption as well as savings for that segment, I think would be great. तो बजट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बजट आने तक बजट के बारे में तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।